हेलो स्टूडेंट। कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट को करने से पहले बस सभी दोस्तों के साथ लिंक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो हम लोग क्लास 10th का जो है आगे के टॉपिक बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग कल के क्लास किए थे। कल क्लास नहीं हो पाया था किसी कारण से। ठीक है, आज जो क्लास को स्टार्ट करना है, तो क्लास करने चालू करने से पहले सभी लोग पहले अपने अपने दोस्त के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक जो चालू हो रहा है, चैप्टर जो चल रहा है क्लास 10th का बायोलॉजी, 6:30 बजे से प्रतिदिन आपका जो क्लास होता है। लेकिन बाय द वे किसी कारण बस है ना, दिक्कत सिचुएशन के अनुसार देखते हुए क्लास गैप कल हो गया था। तो आज क्लास को स्टार्ट करते, बस स्टार्ट करने से पहले सभी लोग दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, उसके बाद बातें करते हैं। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं पहला चैप्टर का, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा होगा जैव प्रक्रम एवं पोषण। सभी लोग हेडिंग डाल चुके थे, हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए थे। हम लोग क्या है, क्वेश्चन नहीं है, हम लोग जैव प्रक्रम एवं पोषण की बात कर रहे थे। पोषण के बारे में हम लोग देख लिए थे, पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास कौन सी क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 10th क्लास का पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा था जैव प्रक्रम। क्या चल रहा था, जैव प्रक्रम चल रहा था। ठीक है, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, जैव प्रक्रम एवं पोषण। क्या चल रहा था, हमारा जैव प्रक्रम एवं पोषण चल रहा था। ध्यान दीजिएगा टॉपिक को, है ना। ये टॉपिक हम लोग देख रहे थे, जैव प्रक्रम एवं क्या देख रहे थे, पोषण देख रहे थे। इसमें हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक देख चुके थे, जिसमें हम लोग बात किए थे। ध्यान दीजिएगा, जैव प्रक्रम हम लोग देख लिए थे, जैव प्रक्रम क्या है। उसके बाद हम लोग पोषण भी देख लिए थे। पोषण किससे कहते हैं, पोषण को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन सा पोषण होता है। पोषण को दो भागों में हम लोग डिवाइड करके देख लिए थे पोषण को। ठीक है, पोषण को हम लोग बात कर लिए थे। पहला में हमारा जो पढ़े थे स्वपोषी पढ़े थे। कौन सा पोषी पढ़ लिए थे, स्वपोषी। और दूसरा में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, परपोषी के बारे में। किसमें, परपोषी के बारे में। ठीक है, स्वपोषी में हम आप लोग को बता दिए थे कि जैसे हम सभी का हो जाएंगे, हरे जो हो जाएंगे पेड़ पौधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। हमारे पृथ्वी पर जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सभी एक प्रकार के क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब हम लोग चैप्टर को बता चुके थे। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने कॉपी बना रहे होंगे। ठीक है, और सभी टॉपिक को क्या करें, अपने कॉपी में लगा रहे थे। कुछ कुछ स्टूडेंट का कमेंट भी आया था पीडीएफ के लिए, हम पीडीएफ भी उनको दे दिए हैं, लेकिन सभी लोग तो नहीं लिए हैं, है ना। कोशिश कीजिए कि सभी लोग पीडीएफ को ले लीजिए, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कि पीडीएफ आप लोग है ना परचेस कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत सिचुएशन नहीं हो। ठीक है, अब विशेष करके उन स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं कि जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मात्र बड़ी कम समय बच गया है, 1 माह बच गया है। तो उनके लिए विशेष प्रकार से आप लोग को बात बताना चाहते हैं कि उन लोग के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है। इसलिए आप लोग पीडीएफ को परचेस कर ही लीजिए, तो आपको बेहतर हो गया। बहुत सारे लोग पीडीएफ लिए भी हैं, और है ना, बहुत सारे लोग के पीडीएफ हम सेंड भी कर चुके हैं। लेकिन कुछ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ ले लिए हैं, उनको से कहना चाहते हैं कि वो बस अपने पीडीएफ को निकालिए, पीडीएफ को कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे अपने है ना, जो आपका जो पीडीएफ लिए हैं उस पर आप ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि सेम आपको उसी टाइप से बताऊंगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग स्वपोषी के बारे में बता चुके थे। स्वपोषी किससे कहते हैं, स्वपोषी में कौन कौन से आते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। परपोषी भी हम लोग बता दिए थे कि जितने भी परपोषी होते हैं वो सब किस पर आश्रित रहते हैं, स्वपोषी पर आश्रित रहते हैं। किस पर आश्रित रहते हैं, स्वपोषी पर। जैसे में हम लोग बात किए थे परपोषी के, हम लोग प्रकार भी बताए थे। परपोषी में सबसे पहला जो हम लोग बताए थे परपोषी में, तो कौन सा है, प्राणी समपोषी के बारे में बताए थे। ध्यान दीजिएगा, प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। दूसरा में हम लोग क्या बताए थे, विषमपोषी। क्या है, विषमपोषी के बारे में, इसके भी बारे में हम लोग बात कर लिए थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे मृतजीवी पोषी, इसके भी बारे में हम लोग क्या कर लिए थे, मृत जीवी, मृत
जीवी पोषी, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए थे। हम लोग का टॉपिक यहाँ पर था परजीवी से, क्या था हमारा परजीवी। चलिए हम लोग को इसी टॉपिक से चालू करना था परजीवी से। तो परजीवी में हम आप लोग को बता चुके थे परजीवी किसे कहते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी का मतलब ही होता है कि वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं, है ना। पीछे की क्लास में इतना हम लोग बता दिए थे, लिखवा दिए थे, आंसर भी लिखवा दिए थे हम लोग, ठीक है। लेकिन आज सुन लीजिए थोड़ा सा कि परपोषी का मतलब होता है, यानी परजीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं, या किसी जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना क्या करते हैं, पोषण का निर्माण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पहले परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन परजीवी क्या होता है, हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, रोगग्रस्त करता है, बीमारी बनाता है, बीमार करता है ना। इसके बारे में हम लोग बात किए थे। परजीवी को कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में। एक जो बांटे थे अंतः परजीवी, नहीं है ना, अंतः परजीवी, और दूसरा हम लोग का बांटे थे बाह्य परजीवी। ध्यान दीजिएगा, बाह्य परजीवी, एक अंतः परजीवी हो गया और दूसरा हो गया बाह्य परजीवी। ये सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक परपोषी के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप लोग क्लास एकदम बिल्कुल तरह से सटीक से बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्लास जो होगा एकदम 10th क्लास का जो है ना, हम लोग अगर बात करते हैं कि जीरो से लेकर हम लोग हाई लेवल तक, यानी जीरो से लेकर आनंद तक हम लोग चलने वाले हैं। जीरो से लेकर यानी कहने का मतलब हीरो तक जितने भी हम लोग को टॉपिक होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपके साथ करवाएंगे, जिसमें आप लोग को क्या होगा, है ना, जैसे चैप्टर आपका खत्म होगा, हम चैप्टर खत्म करने के बाद क्या करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ताकि आपका एग्जाम जो है बेहतर जा सके, ठीक है। बेहतर है ना, एग्जाम करने के लिए आपको बेहतर तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हम आप लोग थोड़ा सा वीडियो पर आराम से बने रहिए और पूरी क्लास को देखिए, है ना। जब तक क्लास को नहीं देखिएगा, जब तक आपको क्या होगा, छोड़ छोड़ के क्लास को देखिएगा, आपको खुद दिक्कत होगा, खुद सिचुएशन दिक्कत हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और यही आगे चल के आपको एक प्रकार की क्या बना देगा, समस्या बना देगा। इसलिए यह समस्या को दूर करते हुए आप लोग एकदम क्लास पे आराम से बने रहिएगा, क्योंकि प्रतिदिन जो क्लास होगा 6:30 से चलता है। क्या होता है? प्रतिदिन जो क्लास जो होते हैं 6:30 शाम में आपको चलता है, जिसमें आप लोग को जितने भी दोस्तों हैं उनको भी बताइए और उनको भी आप लोग क्या करवाइए, वीडियो को लिंक को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना क्लास को क्या कर सके, पूरा कर सके। जितने भी छूटा हुआ है या जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास भी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, साथ साथ आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी उनको ध्यान देने की बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि चैप्टर से हम लोग जितने भी क्वेश्चन बताएंगे डायरेक्टली हम सेम टू सेम आपको क्वेश्चन उसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं, है ना। परजीवी के प्रकार जो होता है, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं अंतः परजीवी का। कौन सा परजीवी हो गया? अंतः परजीवी, है ना। अंतः परजीवी के बारे में बात करेंगे। देखिएगा अंतः परजीवी क्या होता है। अंतः परजीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर, जैसे कहेंगे इसका आंसर कि वैसा जीव कैसा जीव है, वैसा जीव वैसा जीव जो दूसरे, है ना, दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर, कहाँ रहकर, अंदर रहकर, ठीक है, अंदर रहकर अपना 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 भोजन या पोषण भी कर सकते हो, ठीक है, पोषण ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतः परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में हम लोग बताए थे, एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा कवक हो जाएगा, ठीक है, कवक हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, ठीक है, जीवाणु हो जाएगा, और भी क्या हो जाएंगे, विषाणु हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, विषाणु हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, प्रोटोजोवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटोजोवा हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोजोवा हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे शरीर के क्या रह रहे हैं, अंदर रहता है। यह हमारे शरीर के क्या रहता है, अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, और साथ ही क्या करता है, जीवों को हानि पहुंचाता है। जैसे हमारे जीव शरीर के अंदर अगर ये हो जाएगा
तो हमारे शरीर के अंदर जैसे देखते होंगे कि अगर है ना बुखार हो जाता होगा या किसी प्रकार का दिक्कत होता होगा, शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता होगा, तो हमारे शरीर में चाहे वो जीवाणु बनते हैं चाहे वो विषाणु आ जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या करता है, हमारे शरीर की जितने भी ऊर्जा होता है वो सभी को ऊर्जा को क्या करता है, वो अपने ऊर्जा बनाकर ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण हमारे शरीर को क्या होता है, हानि पहुंचाता है या रोगग्रस्त यानी रोग को बढ़ा देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी का मतलब होता है शरीर को नुकसान पहुंचाना। क्या पहुंचाना, शरीर के नुकसान पहुंचाना। तो ये हमारा कौन हो गया, अंतःपरजीवी हो गया। देखिए आप लोग क्या करते चलिए, क्योंकि हम देखिएगा आंसर लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी आंसर जो पीडीएफ नहीं परचेस किए हैं, लिए हैं, वो मेरे साथ आंसर लिख भी सकते हो, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे एकदम सेम आपको लिखवाने के भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लिखवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए एकदम आप लोग क्या करते रहिए, कॉपी में जो कॉपी आपके पास नोट्स बना रहे हैं उसमें आप लिखते भी चलिए, क्योंकि हम यहाँ से क्या करेंगे, पिक्चर के साथ साथ क्या करेंगे, परिभाषा भी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखिएगा, इस सब जितने भी अभी जो लिखवाए वो सब एक प्रकार का अंतःपरजीवी है। उसके बाद हमारा जो है दूसरे टॉपिक जो है वो क्या है, बाह्य परजीवी है। कौन सा है, बाह्य परजीवी है। तो बाह्य परजीवी का मतलब होता है ना, ध्यान दीजिएगा, बाह्य परजीवी का मतलब होता है, आंसर सेम चलेगा, कहेगा कि वैसा जीव जो है, ध्यान दीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, वैसा जीव जो दूसरे दूसरे जीव के दूसरे जीव के शरीर के बाहर क्या रहेगा, बाहर। देखिएगा ये अंदर था, आई क्या हो गया, बाहर हो गया। ये क्या हो गया, बाहर। दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना अपना भोजन भोजन या पोषण 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 है ना, पोषण ग्रहण करते हैं तो उसे हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। कहेंगे कि वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर है ना, अंदर रहेगा, उसे अंतःपरजीवी कहते हैं। और जो दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा, जू हो जाएगा, जू का मतलब आप लोग समझते होंगे, ठीक है। जू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, ठीक है, जिसको उड़ीस बोलते हैं, ठीक है। खटमल हो गया, जोंक हो गया, क्या हो गया, जोंक हो गया। ये सब देखिएगा, जू हो गया, खटमल हो गया, उड़ीस हो गया, है ना, वो खटमल वही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मच्छर। यानी बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहते हैं। जैसे मतलब जू 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 हमारे कहाँ रहते हैं, माथे में रहते हैं। और माथा में रहकर क्या करते हैं, वो हमारे माथा से क्या करते हैं, वो खून को क्या करते हैं, है ना, खून को का अवशोषण करते हैं, खून को खींचते हैं ताकि वो उनको काम मिल पाए, भोजन मिल पाए। खटमल भी देखते होंगे, जोंक देखते होंगे कि जोंक जो होता है पानी में रहता है, ठीक है। और हमारे शरीर पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो क्या करता है, खून को क्या करता है, खींचता है, वो पोषण के रूप में ग्रहण करता है। मच्छर भी हो गया, देखते होंगे कि मच्छर जब काटता है तो हम लोग को शरीर से क्या करता है, खून को ले लेता है, क्या करता है, हीमोग्लोबिन को लेता है या खून को लेता है। तो हमारे शरीर को क्या करता है, हानि होता है, और उसके लिए क्या होता है, ऊर्जा होता है, पोषण लेता है, ठीक है। तो अंतःपरजीवी हो गया, बाह्य परजीवी हो गया। तो अंतः का मतलब शरीर के अंदर रहकर, और बाह्य परजीवी का मतलब हो गया शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी। तो ये तो रहा किसके बारे में, ध्यान दीजिएगा, पोषण की प्रकार हो गया। तो जल्दी से आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद अपने कॉपी में नोट्स है ना, नोट्स में लगाते चले और लिखते भी दम चले। तो यही सेम आंसर आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। यही एग्जाम में आपको लिखना है, बेहतर तरीके से लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, आगे की बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखिएगा, अब तो इतना तो हम लोग कर लिए। अब उसके बाद हमारा जो होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना। जहां से क्वेश्चन कर देगा कि भोज्य पदार्थ क्या है, क्वेश्चन अगर कर दे आपको, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से कर दे कि भोज्य पदार्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह देगा क्वेश्चन कि आप बताओ कि भोज्य पदार्थ क्या है ना।
क्या क्वेश्चन कर देगा कि भोज पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या होता है। तो भोज पदार्थ का मतलब होता है, हम शुरू क्लास में बताए थे कि भोजन करने का मुख्य उद्देश्य वही होता है हमारे शरीर को ऊर्जा लेना। हम तरह तरह के क्या करते हैं, जो है ना वस्तु खाते हैं, जैसे घास हो गया, है ना। हम लोग एनिमल जो होता है वो बहुत सारी, जैसे मान के चलो हम लोग भी लोग कहते हैं कि घास नहीं खाते, हम लोग भी घास खाते हैं, मानव भी घास खाते हैं। जैसे किसी प्रकार का साग हो गया तो साग भी एक प्रकार के कौचे हो जाएगा, घास के रूप में ही आएंगे। तो जो भी हो जाएगा, कोई मांस खाते हैं, कोई घास खाते हैं, कोई कोई है ना, सबका अपना अपना खाने का क्या है उद्देश्य है, जिसमें पोषण में हम आप लोग को बता चुके थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भोज पदार्थ क्या है। तो भोज पदार्थ का मतलब होता है कि जब कोई भी पदार्थ को अपने अनुरक्षा के लिए उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं, अपने अनुसार खाते हैं, वैसे पदार्थ जिसे हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जिस वस्तु या पदार्थ को हम लोग खाते हैं, वैसे पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, भोज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, भोज पदार्थ कहते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेगा कि जब कोई भी पदार्थ को अपने अनुरक्षा के लिए ग्रहण करते हैं, कहेंगे कि जब कोई भी पदार्थ को कोई भी पदार्थ को अपने अपने अनुरक्षा के लिए के लिए ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, भोज पदार्थ कहते हैं। जो भी हम लोग खाते हैं, चाहे हम लोग है, चाहे गाय भैंस हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, चाहे पेड़ पौधे होते हैं, जो भी अपने अनुरक्षा के लिए, अपने ऊर्जा के लिए जिसे ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भोज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम लोग भोज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, भोज पदार्थ कहते हैं। और ये भोज पदार्थ को जो ग्रहण करने के जो रूप हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी से पहले आप इतना कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे के टॉपिक को हम लोग लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप एक है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, आगे की टॉपिक बात करते हैं। चलिए, उसके बाद देख लिए थे हम लोग, आगे देख रहे हैं। तो यहां तक तो पोर्शन मेरा क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी कर देता है कि जीवों में पोषण अनिवार्य है क्यों। जीवों में पोषण यानी जीवों में जो होते हैं, खाना जो होते हैं, यानी अनिवार्य होते हैं क्यों, क्यों हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम लोग, आप लोग को पता होना चाहिए, सभी लोग को जानते हैं कि हम लोग भोजन जो ग्रहण करते हैं कि यह एक प्रकार के जो होता है प्रक्रम होता है। क्या करते हैं, प्रक्रमों का क्या करते हैं, संकलन करते हैं, और वृद्धि के लिए, किसके लिए, हमारे शरीर के वृद्धि के लिए। हम लोग पोषण ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जीवों के शरीर में क्या होता है, वृद्धि होता है। वृद्धि होता है तब जाकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का होता है, विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। और अपनी आवश्यकताओं के प्रति, अपने आवश्यकताओं के लिए मनुष्य के सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोषण। मनुष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पोषण। इसी प्रकार से जो हम लोग पोषण जो ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में जो होते हैं, वो एक प्रकार के जो, जैसा हम लोग जो भी खाना खाते होंगे, ठीक है, जो भी आहार लेते होंगे, तो हमारे शरीर के कहा जाता है, आंत में जाता है विभिन्न प्रकार का। तो उसमें भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, क्रियाएं होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, है ना, क्रियाएं होते हैं। और जब भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाएं पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो वो कोशिकाएं जो रूप में उसका काम करता है, वो कितने रूप में काम करता है, 4 गो। कितने रूपों में काम करता है, वो 4 रूप में काम करता है। जहां से क्वेश्चन कर देगा कि कोशिका के 4 कोशिकाओं का नाम लिखना है। हमारे शरीर में जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस कोशिकाओं को क्या करना है, नाम लिखना है। 4 गो की कम से कम, वहां तो आपको 2 गो ही पूछेगा, लेकिन मैं आप लोग को 2 गो बताता हूँ। कितने, 2 गो के बताता हूँ कि कौन कौन जो हमारे शरीर में जो कोशिकांक जो होता है, वो क्या करता है, पोषण में क्या करता है, सहायता करता है। जहां से क्वेश्चन ऐसे करेगा कि ध्यान दीजिएगा कि कोशिका के, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका देगा कि कोशिका, क्या कहेगा, कोशिका के
कोशिका, ध्यान दीजिएगा लिखते भी दम आपको चलना है। कोशिका के चार कोशिकांक है ना, 4 कोशिकांक का नाम लिखें। क्या कर रहे हैं, नाम लिखे, यानी 4 गो के आपको बोलेगा लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आपको एग्जाम में वो हो 2 गो ही पूछेगा, क्वेश्चन कर देगा कि हमारे शरीर में जो पोषण के जो क्रियाएं जो हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, और हमारे शरीर में जो क्या करता है वो अनुरक्षा करता है, यानी कोशिकांक के रूप में जो काम करता है वो 4 होते हैं। 4 गो के आपको नाम पूछा है, ऐसे 2 गो के नाम पूछेगा, बट लेकिन हम 4 गो के नाम बताते हैं। चारों को आप लिख लीजिएगा, है ना। तो आप आंसर दीजिएगा कि जो 4 गो जो कौन कौन सा होता है। ध्यान दीजिएगा कि चारों जो है वो कौन कौन होता है। तो पहला में आप आंसर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा पहला में आंसर आप लिख दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पहला में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। दूसरा में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दूसरा में हो जाएगा जाइलो, है ना, इसका होता है जाइलोसोम होता है, ठीक है। तीसरा में होता है ना गोल्जी काए, क्या होता है, गोल्जी काए होता है। और चौथा में जो होता है अंत प्रदव्य जालिका, क्या होता है, अंत प्रदव्य जालिका। ये जो 4 जो होते हैं वो क्या करते हैं, पोषण में हम लोग को क्या करता है, सहायता देता है। पोषण में क्या करता है, यानी जो भी हम लोग को है, जैसे 4 कोशिका कौन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो क्या देता है हमारे शरीर को, क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्या देता है, जाइलोसोम होता है, ये क्या किसमें सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है। गोल्जी बॉडी का यानी गोल्जी काय होता है, ये भी क्या करता है, ऊर्जा प्लस क्या करता है, पाचन में सहायता देता है। अंतःप्रदव्य जालिका जो होता है वो उसके क्या करते हैं, ऊर्जा को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के काम करता है। क्या करता है, विभिन्न अंगों तक क्या करता है, पहुंचाने के काम करता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि 4 गो कितने हैं, 4 है। 4 जो कोशिकांक है, 4 कोशिकांक कौन कौन सा हो गया, तो देखिएगा सबसे पहले हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद क्या हो गया, लाइसोसोम, है ना। ऐसे इसको अभी बात ऐसे भी कर सकते हो, इसी का नाम है लाइसोसोम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइए, है ना, लाइसोसोम कर लीजिएगा। एक हटा ही दीजिए, लाइए छोटे नाम लिख देते हैं लाइसोसोम। क्या हो जाता है, लाइसोसोम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर का क्या करता है, मुख्य घटक के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। आप साफ से लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से आप साफ से लिख लीजिएगा। चारों जो आपको हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी काय हो गया, अंतःप्रदव्य जालिका होते। हमारे शरीर में जो होते हैं 4 कोशिका जो होते हैं, महत्वपूर्ण भाग से क्या करता है, योगदान करता है। क्या करता है, महत्वपूर्ण रूप से क्या करते हैं, योगदान करते हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो क्वेश्चन जो हो जाएगा, 4 गो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर कह देगा आपसे क्वेश्चन कि जीवन के अनुरक्षा के लिए किन प्रक्रमों से हमें गुजरना पड़ता है, अगर जीवों के अनुरक्षा के लिए, जीवन की सहायता के लिए कौन कौन सा प्रक्रमों से हमें गुजरना पड़ता है, ये सुन लीजिएगा आंसर इसका। ऐसा क्वेश्चन ना करेगा लेकिन सुनिएगा ध्यान से। कह देगा जीवन के अनुरक्षा के लिए हमें जो है किन किन प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है, हमारे शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होते हैं। तो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होते हैं वो आप लोग को चैप्टर ही है, ठीक है, जो आप लोग को पढ़ना है। क्या है, चैप्टर ही है। क्वेश्चन हमारा यही करेगा कि जीवन के अनुरक्षा, जीवन के अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। क्वेश्चन है कि जीवन के अनुरक्षा के लिए यानी हमें किन किन प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है, या जीवों को किन किन प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। चलिए, तो हम लोग को देखिएगा जीवन को अनुरक्षा बनाने के लिए हमें जो होता है निम्न प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला जो प्रक्रम जो क्रिया होता है वो पोषण का होता है। पोषण के बिना कोई जीव नहीं रह सकते हैं। तो पहला प्रक्रम हो गया पोषण, आंसर में देना है। दूसरा में जब हम लोग पोषण की क्रियाएं करते हैं तो दूसरा में हमारा किसका कौन सी क्रिया हो जाएगा, श्वसन का। तो श्वसन भी हमारे मनुष्य के लिए, मनुष्य की अन्य जीवों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब तक है ना हमारे पृथ्वी पर सभी जीव के पास एक क्या होता है, श्वसन की क्रिया
श्वसन की क्रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वह हम लोग हो, चाहे है ना छोटे छोटे कीट पतंग हो, चाहे वो हमारे पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी में क्या होते हैं, श्वसन की क्रिया होते हैं। तो पहला में हो गया पोषण, दूसरा में हो जाएगा श्वसन, और तीसरा में हमारे शरीर में जो होता है परिवहन। परिवहन सबसे महत्वपूर्ण निकाल है ना करता है कि जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं या जो हम लोग ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसको विभिन्न अंगों तक तो ऊर्जा को पहुंचाने के जो काम करेगा ना परिवहन। परिवहन का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, है ना। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो गए परिवहन, तो वो परिवहन अलग प्रकार का है, और हमारे ये जो परिवहन पढ़ रहे हैं हमारे शरीर के अंदर वाले परिवहन है। ऊर्जा को या किसी है ना वहां को एक स्थान से अभी न कहना कि एक ग्रंथि को दूसरे जगह पर पहुंचाएगा, ग्रंथि की नहीं बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग पोषण को ग्रहण करते हैं, तो पोषण को ग्रहण करते तब मुख में डालते हैं, मुख में से जाता है हमारे अमाशय में जाता है, अमाशय में जाकर हमारे छोटी आंत बड़ी आंत है ना जितने भी होता है सभी जगह पर पहुंचाने के एक काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं परिवहन। पेड़ पौधों में भी परिवहन की क्रिया होता है, पेड़ पौधों में जो पहुंचाने के जो काम करेगा उसका नाम जाइलम और क्या हो जाएगा फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से क्या करता है, एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर क्या करता है पहुंचाने के काम करता है, तो परिवहन भी होना चाहिए। अब इतना करने के बाद जब श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन है ना क्या हो गया, पोषण की क्रिया हो गया, तो हमारे शरीर में कुछ गंदे पदार्थ का भी निर्माण होता है। क्या होता है, कुछ गंदे पदार्थ का निर्माण होता है, और गंदे पदार्थ को निर्माण होता है तो उसे हमारे शरीर से बाहर भी निकालना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जब तक दूसरे गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर ना निकालेंगे तो है ना तभी ना निकालेंगे है ना, जब तक ना निकालेंगे तो दूसरे पोषण को आहार के रूप में हम लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। या मान के चलो कि हमारे शरीर में गंदे पदार्थ अगर जमा रहेगा तो विभिन्न प्रकार के बीमारियों को सामना करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। जो 12th क्लास में पढ़िएगा एक चैप्टर है रोग के बारे में, बहुत अच्छा सा है ना चैप्टर है, उसमें आप लोग को पता चलेगा रोग रोग किस प्रकार से होते हैं, रोग का मुख्य कारण क्या है। तो आप लोग इसी तरह से बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। क्लास 7:30 बजे 12th क्लास में भी चालू होता है, उस पर भी हम सलाह देंगे कि आप लोग क्या हो जाइएगा क्लास को देख लीजिएगा, ताकि उस चैप्टर से भी आप लोग को जितना जो 6 चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जब 12th वाला क्लास को देख लीजिएगा तो आपको बेहतर तरीके से आपका एकदम अच्छे जीरो से एकदम हाई लेवल तक, यानी जीरो से हाई लेवल तक आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगा रिप्रोडक्शन के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन 10th क्लास में रिप्रोडक्शन का उतना ही बारे में बताया गया है जितना आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग 10th क्लास के भी स्टूडेंट है तो आप लोग क्या कर दीजिएगा 12th क्लास 7:30 बजे क्लास होता है, उसमें भी आप ऐड होकर रिप्रोडक्शन सिस्टम को देख लीजिए, ताकि आपके आगे आने वाले जो चैप्टर आसानी से क्या हो जाए खत्म हो सके, ठीक है। चलिए, तो जब क्या हो गया उत्सर्जन, तो उत्सर्जन भी हमारे जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, क्योंकि जब तक हम लोग क्या करेंगे श्वसन की क्रिया करेंगे, पोषण की क्रिया करेंगे, परिवहन की क्रिया हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, परिवहन की क्रिया हो जाएगा, तो हमारे शरीर में भी गंदे पदार्थ का उत्सर्जन होना बहुत जरूरी है। जब तक गंदे पदार्थ का उत्सर्जन नहीं होगा, जब तक कोई भी क्रिया हम लोग का है संभव नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो हम लोग विभिन्न प्रकार के समस्या से यानी पड़ सकते हैं, विभिन्न प्रकार का बीमारी हमारे साथ आ सकते हैं, तो ठीक है। तो हमारे शरीर में उत्सर्जन में एक प्रकार का अनुरक्षा का सबसे अहम भूमिका होता है, ठीक है। इतने प्रक्रमों से गुजरने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रम हो गया श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ठीक है। ये सबसे हमारा शरीर जरूरी क्या हो गया अनुरक्षा के लिए होगा। तो आंसर आप दे सकते हो, पहला में पोषण, दूसरा में श्वसन, तीसरा में परिवहन, चौथा में उत्सर्जन। ये हमारे जो चार जो अभी बताए हमारे शरीर की अनुरक्षा के लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इतना तो पोषण मेरा क्लियर हो गया, इतना मेरा क्या हो गया पोषण क्लियर हो गया। अब पोषण के बाद ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन आता है किण्वन का, किसका आता है किण्वन का। तो किण्वन किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा, किण्वन में हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण। तो किण्वन क्या है, तो किण्वन का मतलब क्वेश्चन करता है कि किण्वन क्या है, तो किण्वन क्वेश्चन क्या बोल देगा किण्वन कर देगा क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कहेगा किण्वन, है ना। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा किण्वन क्या है,
किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किण्वन जो होता है कि हमारे शरीर में अगर किण्वन कहें तो वह हमारे शरीर में जो होते हैं रासायनिक क्रिया, हमारे शरीर में जो होते हैं कि क्या होता है, किण्वन का मतलब ही होता है कि हमारे शरीर में जो भी रासायनिक क्रिया होते हैं, क्या होते हैं, रासायनिक क्रिया, जिसमें सूक्ष्म जीव यानी जैसे ईस्ट होता है, हमारे शरीर के जो अंदर जो भाग होगा वो क्या हो जाएंगे, ईस्ट हो जाएंगे। कहेंगे आंसर लिखेंगे कि किण्वन वह रासायनिक क्रिया है, किण्वन आंसर दे कह देगा कि किण्वन वह रासायनिक क्या है, वह रासायनिक क्रिया है। क्या है, किण्वन वह रासायनिक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा कि किण्वन जो होता है एक प्रकार का कौन सा क्रिया है, रासायनिक क्रिया होता है। क्या होता है, किण्वन जो होता है एक प्रकार के रासायनिक क्रिया होता है जिसमें सूक्ष्म जीव, क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव। जैसे अगर मान के चलते हैं कि सूक्ष्म जीव है ना, वह क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव क्या करेगा, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव ब्रैकेट में हम आप लोग को कर देते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, ईस्ट, क्या हो जाएगा, ईस्ट। यानी सूक्ष्म प्रजनन की क्रिया कह रहा है कि किण्वन वह रासायनिक क्रिया होते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव का करता है, जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे है ना शर्करा, जैसे शर्करा के आप लोग नाम सुने होंगे, शर्करा का अपूर्ण विखंडन करता है। शर्करा का किसका, शर्करा शर्करा का पूर्ण क्या करता है, पूर्ण विखंडन, क्या करता है, विखंडन करता है। क्या करता है, विखंडन करता है ना। अब कैसे करता है वो सुनिएगा, क्या करता है, विखंडन करता है। क्या करता है, विखंडन करता है, तथा इसको में क्या होता है, एल्कोहल एसेटिक अम्ल होते हैं। और इसमें क्या और करता है, और भी लिख देते हैं, और यह है ना, और यह क्या करता है, एल्कोहल, क्या करता है, है ना, एल्कोहल एसेटिक एसेटिक अम्ल क्या करता है, एसेटिक अम्ल क्या करता है, एसेटिक अम्ल के द्वारा क्रियाएं जो करता है, किसके द्वारा करता है, एसेटिक अम्ल के द्वारा जो क्रियाएं जो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आराम से समझिएगा किण्वन को। किण्वन जो होता है एक प्रकार के रासायनिक क्रिया होता है। किण्वन जो एक प्रकार के क्या होते हैं, रासायनिक क्रिया होते हैं, जिसके द्वारा क्या करता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव का करता है, वो भोजन को शर्करा के रूप में बदल देता है, यानी इमाइलेज के रूप में इमाइलेज के रूप में कार्य करता है या विखंडित कर देता है। इतना ना समझ में आए तो क्या करता है, सूक्ष्म जीव की मदद से हमारे भोज पदार्थ को क्या करता है, खंडित कर देता है, और उससे जो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग किण्वन कहते हैं। जैसे आइएगा ध्यान से समझिएगा कि जब भोजन को हम लोग क्या करते हैं, मुख में डालते हैं, तो मुख में डालने के बाद क्या करते हैं, दांतों से छोटे छोटे माध्यम से क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, देखिएगा कि 3 जोड़े में हमारा क्या होता है, लार ग्रंथि होता है। वही लार ग्रंथि क्या करता है, भोजन को मल्टोज और सुक्रोज में बदल देता है, यानी शर्करा में बदल देता है। अब बदलने के बाद क्या करता है, उसे आमाशय में पहुंचाता है। तो इसी जो खंडन, जो छोटे छोटे खंडों में जो डिवाइड करता है, उसके बाद कहां चला जाता है, आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के बाद भोजन जो होते हैं 3 से कितने घंटे रुकते हैं, 4 घंटे। 3 से कितने घंटे, 4 घंटे रुकते हैं। जब भोजन से 3 से 4 घंटे जब रुकते हैं तो वही क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या करते हैं, जितने उससे ऊर्जा जो रहता है, ऊर्जा को क्या करता है, निकाल ले देता है। और निकालने के बाद क्या करता है, उसको क्या करता है, आगे आगे प्रोसेस में भेजता है। आगे अग्नाशय से होते हुए कहां चला जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में भी क्या करता है, भोजन को पाचन का पूर्ण क्रिया कर लेता है। जहां से हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि पाचन का क्रिया पूर्ण रूप से कहां होता है, तो छोटी आंत में होता है। कहां में होता है, वो छोटी आंत में हो जाता है। तो छोटी आंत में होने का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग खाना खाएं, जो भोज पदार्थ ग्रहण किए, उसे जितनी भी ऊर्जा जो हुआ वो सब क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर देता है। और यही जो ग्रहण करता है वो छोटे छोटे खंड, देखिए हम लोग रोटी खाएं तो वो है ना टुकड़े के रूप में अंदर किए, लेकिन उसको क्या किया, छोटे छोटे खंडों में एकदम पूरी तरह से खंडित कर दिया। यानी कहने का
का मतलब एकदम गलाने के काम कर दिया और गलाकर उससे ऊर्जा निकालने के काम कर दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, किण्वन कहते हैं। तो ये मेरा है ना, जो पोषण का जो सिस्टम जो हुआ अब वो समाप्त हुआ। पोषण का जो सिस्टम जो हुआ वो क्या हो गया, बिल्कुल तरह से अब समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि मनुष्य में जो भोजन का जो सिस्टम होता है वो किस प्रकार से होता है। तो पोषण के जो सबसे पहले दो तो है ना, मानव पृथ्वी पर तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा एक प्लांट्स है और एक मेरा क्या है, एक मेरा क्या हो गया, मानव यानी जीव जंतु हो गया। तो मैं पहले आप लोग को पादप के बारे में बताऊंगा। पोषण किसके बारे में, पादप के बारे में, कि पेड़ पौधे जो पोषण की क्रियाएं किस प्रकार से करते हैं, है ना, पोषण की क्रियाएं किस प्रकार से करते हैं, जिसमें हम आप लोग को डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ पिक्चर को बनाते चलिए, क्योंकि हम आपको दिखाकर भी पिक्चर बनाएंगे ताकि आप लोग को भी बेहतर से समझ में आ जाए। चलिए पहले आप इतना से कॉपी कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे अब किसका, पौधे में देखिएगा पोषण, जिसमें आप लोग को हम क्वेश्चन लिख दिए हैं प्रकाश संश्लेषण। हम लोग को इसी टॉपिक से क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट करना है, क्लास को स्टार्ट करना है, क्योंकि इस चैप्टर से हम लोग को कहा है बहुत सा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पोषण जो होता है पेड़ पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है। एकदम इस जगह से आराम से आप लोग एकदम बने रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक है ना, इस टॉपिक से जो अभी जो टॉपिक जो चालू हुआ है इससे कंफर्म दो है ना, एकदम पूछेगा तो पूछेगा क्वेश्चन, इसमें कोई तरह का डाउट नहीं है। यहाँ से जगह से क्वेश्चन करता है तो करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरह है ना। अब हम लोग देखेंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो पोषण किस प्रकार से करते हैं, जिसमें पोषण में बताए थे स्वपोषी और कौन सा पोषी, परपोषी। तो अब देखते हो कि स्वपोषी जो क्रिया करता है वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से करते हैं, उसका कौन कौन सा विधि होता है। सबसे पहला यही क्वेश्चन आपसे कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो याद करेंगे प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा पहले थोड़ा सा, कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है जब सभी हरे पेड़ पौधे लगाना है, पर क्वेश्चन रहेगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि सभी हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ध्यान दीजिएगा, हरे पेड़ पौधे है ना, सौर ऊर्जा से, कौन सा ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, क्या है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने के क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की जो क्रिया करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा याद रखिएगा कि जब हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की जो क्रिया करता है या कार्य करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो होता है वो किस प्रकार से करता है, ध्यान दीजिएगा, इसका एक सूत्र होता है, ध्यान देना है। ठीक है, सूत्र जो होता है ध्यान दीजिएगा, इसका किसका, प्रकाश संश्लेषण का, कहेंगे कि C6O2 यानी 6CO2 प्लस 12H2O, है ना, और क्या कर देगा, वो रहेगा सूर्य का प्रकाश। क्या रहेगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश और बटा क्लोरोफिल, बटा क्लोरोफिल, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल यानी सिहना 6CO2 प्लस 12H2O, है ना, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल जब करेगा तो वो क्या बनाएगा, यानी ध्यान दीजिएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, पूछता है। ये जो हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो हुआ वो कौन सा ऊर्जा हुआ, ध्यान दीजिएगा, यही हमारा जो हुआ सौर ऊर्जा हो गया। कौन सा ऊर्जा हो गया,
ये हमारा हो गया सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है। ये सौर ऊर्जा हो गया 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, जिसमें आपका 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 आपका H2O यानी जल है, ठीक है। वो क्या करेगा सूर्य के उपस्थिति में किसके मदद से, क्लोरोफिल के मदद से, किसके मदद से, क्लोरोफिल के मदद से। तो वो क्या करेगा, क्योंकि क्लोरो है ना, उसके बाद देखिएगा वो किस में विखंडन होगा, वो किस में हो जाएगा, ग्लूकोज में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जिसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, C6H12O6 होता है प्लस यानी 6O2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ये जो अभी देखो ये कौन सा ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। ये हमारा जो हो गया रासायनिक ऊर्जा हो गया। कौन सा ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा। तो यही परिभाषा था कि हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, 6 है ना, 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, और C6H12O6 प्लस है ना 6O2 प्लस 6H2O। ये हमारा जो हो गया प्रकाश संश्लेषण का हुआ सूत्र हुआ। क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण का हुआ सूत्र हुआ, जिसमें ध्यान दीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण अगर बात कहा जाए तो किसकी बात है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ध्यान दीजिएगा क्लोरोफिल। अगर हम लोग क्लोरोफिल की बात कर ले तो ये क्लोरोफिल जो होता है वो पोषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया करता है, जिसका अगर हम लोग समान सूत्र अगर बोले तो क्या होता है, C55 है ना, इसको मिटा देते हैं है ना, C55H72O5N4Mg। क्या होता है इसका सूत्र जो होता है, ध्यान दीजिएगा क्लोरोफिल का जो सूत्र होता है C55H72O5N4Mg। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा C55H72O5N4Mg, यानी कार्बन जो होता है वो 55 होता है, हाइड्रोजन 72 होता है, वो है ना, ऑक्सीजन 5 होता है, नाइट्रोजन 4 होता है, मैग्नीशियम 1 होता है। यानी कहने का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोफिल बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लोरोफिल बनते हैं। और इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, वो सौर ऊर्जा से क्या करता है, उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया करता है। क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए, और यही जो होता है क्लोरोफिल जो होता है वो हरित लवक के रूप में काम करता है। किस रूप में, हरित लवक के रूप में काम करता है। और क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। इसी के कारण पत्तियां का रंग कैसा होता है, हरा होता है। जहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पत्तियां का रंग हरा किसके कारण होता है, तो वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, है ना, क्लोरोफिल के कारण होता है। जब आगे क्लास में आप लोग पढ़िएगा कि क्लोरोफिल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन है, पहला जो होता है यानी क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है ए होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ए होता है। दूसरा में जो होता है क्लोरोफिल जो होता है, CIF का मतलब क्लोरोफिल होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी क्लोरोफिल जो होता है वो बी होता है। तीसरा में जो होता है वो क्या होता है, कैरोटीन होता है। क्या होता है, कैरोटीन होता है, ठीक है। चलिए चौथा में जो होता है वो क्या होता है, जयोफिल होता है। ध्यान दीजिएगा ये क्लोरोफिल की क्या है, प्रकार है। जब 11th क्लास में पढ़ोगे तो चारों का डिफिनेशन, चारों का अर्थ पता चलेगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जयोफिल, ठीक है। ये क्या होता है, क्लोरोफिल के प्रकार होता है, लेकिन आप लोग को इतना ध्यान नहीं रखना है। ध्यान दीजिएगा क्लोरोफिल का जो समान सूत्र होता है C55H72O5N4Mg होता है। क्लोरोफिल जो होता है एक प्रकार के क्या है, हरित लवक होता है, या इसी को क्या कह सकते हो आप, इसी को बर्नी लवक भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं पूछ देता है बर्नी लवक, ठीक है। तो इसी को क्या करता है, इसी के कारण क्या करता है, वो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में एक क्रियाएं करता है, इसी को हरित लवक कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, पत्तियां का रंग क्या होते हैं, हरा होते हैं। पत्तियां का रंग क्या होते हैं, हरा होते हैं, ठीक है। पत्तियां का रंग हरा होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए होते हैं, क्लोरोफिल बी होते हैं, और क्या होते हैं, कैरोटीन होते हैं, और क्या होते हैं, जयोफिल होते हैं। क्या होते हैं, कैरोटीन और
जयोफिल होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसी के कारण जो पत्तियों के क्या कहा जाता है, यानी पत्तियों को क्या कहा जाता है, पूछेगा कि है ना पत्तियों को क्या कहा जाता है, तो पत्तियों को जो हो, पत्तियों को क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। किससे कहा जाता है, रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पत्तियों को किस नाम से जाना जाता है, रसोई घर के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पौधे के रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को कहा जाता है। और पत्ती में जब हम लोग पढ़ेंगे, पत्तियां को जो पढ़ेंगे, क्योंकि पत्तियां में बहुत सारी क्रियाएं होता है, जैसे पत्तियां में अगर काम करते हो तो उसके अंदर जो आपको मिलेगा, क्या मिल जाता है, पत्तियां में रंध्र मिल जाता है, छिद्र मिल जाता है, अस्टोमाटा मिल जाता है, अस्टोमाटा है ना, अस्टोमाटा मिलता है। तो और अस्टोमाटा जब इतने सब क्रिया है ना, अस्टोमाटा मिल जाता है। और अस्टोमाटा के अंदर क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। देखिएगा कहां कहां पाया गया। ठीक है, पहले पत्तियां हो गया, पत्तियां के अंदर क्या रहेगा, छिद्र रहेगा, छिद्र है ना, सॉरी, पहले रंध्र रहेगा, रंध्र में क्या रहेगा, छोटे छोटे छिद्र रहेंगे। ठीक है, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है या क्वेश्चन करता है रंध्र क्या है, तो पत्तियों के ऊपर तथा नीचे जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। टेंशन न लीजिए, हम अस्टोमाटा का पिक्चर बनाएंगे। क्या बना के बताएंगे, अस्टोमाटा का पिक्चर बनाएंगे और पूरी तरह से आपको अस्टोमाटा के बारे में बताएंगे कि वो किस प्रकार से होते हैं। अभी तो हम खाली बोल रहे हैं कि पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्र में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और उस छिद्र में क्या होते हैं, अस्टोमाटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अस्टोमाटा पाया जाता है। और उस अस्टोमाटा के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो जाकर क्या करता है, वो सौर ऊर्जा से क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। क्या बदलता है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया करता है। क्लियर हुआ, तो पहले आप इतना कीजिए, प्रकाश संश्लेषण किससे कहते हैं, इसको लिखिए, उसके नीचे वह सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है ना, पॉइंट बना के ऑब्जेक्टिव लिख देना है, क्लोरोफिल लिख देना है, क्लोरोफिल का सूत्र लिख देना है। ठीक है, अगले पॉइंट में बना, इस बनाते चलिएगा। ठीक है, बनाकर लिखिएगा कि पत्तियां का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ठीक है, क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल को बर्नी लवक या हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या पत्तियों है ना, पत्तियों को रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। पत्तियों को किस नाम से जाना जाता है, रसोई घर के नाम से जाना जाता है। इतना जो है अभी जो बताएं, इससे क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 गो ऑब्जेक्टिव देखने को कंफर्म मिलेगा। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, ठीक है, रसोई घर किसे कहा जाता है, वर्णी लवक किसे कहते हैं, हरित लवक किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, हम प्रकार भी आप लोग को बता दिए थे। क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब चारों को नाम आप लोग को दिख रहा होगा, क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, है ना, तीसरा में हो गया कैरोटीन हो गया, चौथा में हो गया जयोफिल हो गया। ये सब तो आगे पढ़ना है, आप लोग को बेहतर तरीके से पढ़ना कि एक क्लोरोफिल के ए का क्या काम है, बी के क्या काम है ना, कैरोटीन के क्या काम है, जयोफिल के क्या काम है। तो सभी लोग का हम लोग को काम देखना है। लेकिन हम लोग मैट्रिक एग्जाम दे देंगे, उसके बाद देखना है। क्या देखना है, मैट्रिक एग्जाम दे देना है, उसके बाद हम लोग को है ना, सभी को कर पाए ना, प्रकार देखना है कि कौन प्रकार के किसका क्या काम है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका बारे में। अब तो इतना हो गया कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, वो पोषण की क्रियाएं करता है। अब वो किस प्रकार से करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन ये भी कर देगा। ध्यान दीजिएगा, इस सभी को मिटाते हैं एक बार, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है, प्रकाश क्वेश्चन करेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। बहुत क्वेश्चन को देखा गया है और बहुत बार क्वेश्चन को भी पूछा भी गया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की, क्वेश्चन इस प्रकार से कहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो आंसर दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होते हैं। कितने, 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होते हैं। कितने, 4, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, 4। वो चारों कौन कौन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला में जो है, पहला में तो हो जाएगा वो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा।
सूर्य का प्रकाश। ये क्वेश्चन आगे पूछेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यानी ना बिल्कुल तरीके से एकदम बने रहिएगा क्लास पे, क्योंकि जितनी भी टॉपिक हम एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई हम लोग में हड़बड़ी करने की बात नहीं है, समस्या लेने की कोई बात नहीं है। एकदम हम लोग बिल्कुल एकदम आराम से जीरो से पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम। अगर इस क्लास के अगर नहीं बना पाए तो है ना, यहाँ से हर एक टॉपिक छोटे से छोटे टॉपिक आप लोग को लेकर बात कर रहे हैं, इसलिए एकदम हड़बड़ी से करने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम आराम से बिल्कुल तरीके से बने रहिएगा, और हर एक वीडियो आप लोग के लिए क्लास जो है बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। अगर इस क्लास से अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपको कहीं भी किसी भी जगह बायोलॉजी है ना अध्ययन करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जितने 10th लेवल का है वो सभी हम आप लोग को एक से एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं, यानी कॉपरेट कर रहे हैं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी ना छूटे और सब्जेक्टिव भी ना छूटे, ठीक है। तो क्वेश्चन करेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है? चार कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। वो चार कौन कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल वर्णक हो जाएगा। दूसरा नंबर में हो जाएगा, तीसरा नंबर में हो जाएगा जल खनिज लवण। जल खनिज लवण क्या हो गया? जल खनिज लवण। 3 गो हो गया। चौथा में आप लोग को क्या हो गया, पता चल गया होगा। देखिएगा, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल वर्णक, जल खनिज लवण, और तीसरा में जो होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण जो करता है, यानी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं, तो उनको 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग जो खाना वाना बनाते होंगे, सब्जी उब्जी भी बनाते होंगे, तो उसमें हम लोग को कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है ना। सब्जी में डालने के लिए नमक हो गया, मिर्चा पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, विभिन्न प्रकार के जो हम लोग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तब जाकर हमारा सब्जी बनता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे जो जब खाना अपना बनाते हैं, तो कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है? 4। कितने का? 4। ऑब्जेक्टिव भी करेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है? 4। तो चारों कौन कौन आपका हो गया, पता हो जाना चाहिए। सूर्य का प्रकाश हो गया पहला नंबर में। दूसरा नंबर में क्या हो गया? क्लोरोफिल वर्णक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल वर्णक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल वर्णक हो जाएगा। हम ध्यान से समझिएगा, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? वर्णक हो जाएगा। तीसरा में जल खनिज लवण हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? CO2 यानी बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 कच्चे पदार्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता बहुत ज्यादा होते हैं। चारों आपको इस प्रकार का है, ठीक है। तो पहले से कॉपी क्वेश्चन करिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा कि है ना, प्रकाश संश्लेषण सब टॉपिक लिखने के बाद क्वेश्चन लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन बनाइएगा, उसके आंसर लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की पूर्ति होती है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा में क्लोरोफिल वर्णक, तीसरा में आपका जल खनिज लवण, और चौथा में आपका हो गया CO2। अब तो क्या कर लिया, क्वेश्चन तो बना लेगा। अब वो किस प्रकार से बनाएगा, क्वेश्चन अगर कर देगा कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन किस प्रकार से बनाएगा, जहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आएगा। एक कंफर्म है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बस एक क्वेश्चन को देखेंगे। वो क्वेश्चन जो हमारा होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है क्यों। देखिए नीचे वाला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य है क्यों, यानी क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है क्यों, है ना। वर्णन करें, क्या करें? वर्णन करें। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। तो हम 5 नंबर वाला एकदम क्वेश्चन को एकदम दिमाग में सेट करके चलिएगा, है ना। जब तक काहे कि नहीं समझोगे, जब तक कि हम लोग को आगे बहुत तरह का समस्या सिचुएशन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में, कल के क्लास में हम आप लोग को बताएंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि है ना 12th क्लास को भी स्टार्ट करना है। तो हम लोग को कल का क्लास यही रहेगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है क्यों, है ना। तो इसलिए आप कल का क्लास बिल्कुल गैप मत कीजिएगा, क्योंकि कल मैं आप लोग को बताने वाला हूं 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन हम कंफर्म है कि आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा,
ठीक है, इसमें कोई तरह का डाउट नहीं, इसलिए कल की जो क्लास है बिल्कुल गैप नहीं करना है। ठीक है, दम बिल्कुल कल दम फ्री होके, फ्री माइंड से होके, और इतने कॉपी करने के बाद हम कल फ्री माइंड से आपको क्लास में बैठना है। मैं आप लोग को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कल पिक्चर के साथ। किसके साथ? कल आप लोग पढ़ने के लिए बैठिए तो एक है ना अपने पास में पेंसिल रबर ये सब जरूर अवश्य रख लें, क्योंकि कल से जो हमारा जो है क्लास जो है पिक्चर से शुरू होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आप लोग को पिक्चर करके बताएंगे, क्योंकि 5 नंबर का पिक्चर होगा। ठीक है, 5 नंबर का पिक्चर के साथ जितने भी आंसर होगा उसका निष्कर्ष, आवश्यक सामग्री, प्रयोग विधि, निष्कर्ष सभी हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग बस आज का क्लास इसी जगह पे स्टॉप करूंगा। ठीक है, और स्टॉप करने से पहले फिर से मैं आप लोग को बात बता देता हूं कि आप लोग प्रतिदिन क्लास पर आइए और अपने दोस्तों को साथ भी क्लास पर लाइए। ठीक है, और आप लोग को एक उद्देश्य है कि आप लोग को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग है ना अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए और उनको बताइए। यहाँ से बायोलॉजी जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से आपको क्या होगा है ना दिया जा रहा है, आप लोग के पास दिया जा रहा है, आप लोग है ना उसको ग्रहण कीजिए, अच्छे से नंबर लाइए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग को बेहतर से बेहतर का हो रिजल्ट आए, बेहतर से बेहतर क्या आए, नंबर आए। ठीक है, तो आप लोग अपने पढ़ाई पर एकदम व्यस्त रहिए। मैं आप लोग को फिर कल मिलूंगा इसी टाइम पर। जब तक सभी हमारे स्टूडेंट को, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।